Jai Sri Swaminarayan. All the students of Standard 9, welcome in my lecture. Dear student, today I am going to explain chapter number 11, Indian Judiciary. In our last lecture, I have explained about importance of judiciary, pyramid structure of our court, judiciary. Then after, I have some discuss about the Supreme Court and qualification of the judge of the Supreme Court. As we know, this is the highest court of our country. It is called the apex court of the chief. There is a chief justice and there are another 28 judges of Supreme Court. As according qualification, 65 years is the last age and must be Indian citizen. Any court, high court में 5 years experience must be there. 10 years advocate in the high court. Either he is distinct judiciary judge या famous for opinion of president or should not be more 65 years. Today I am going to explain about the time period. स्टूडेंट, हम इंडियन जुडिशरी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने आपको हमारे पहले वाले जो लेक्चर्स के अंदर हमारे यहाँ पिरामिड स्ट्रक्चर बताया था हमने. सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और तालुका कोर्ट. उसके बाद में हमने यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी पढ़ा था, जिसके जज की जो क्वालिफ़िकेशन, एडिशनल जज, चीफ जस्टिस और उसके साथ एडिशनल जज की बात भी कही थी. दिल्ली में सिचुएटेड है, 65 ईयर्स तक की उम्र तक, उसके बाद रिटायर्ड हो जाता है. आज हम जो आपको पढ़ा रहे हैं टाइम पीरियड. द रिटायरमेंट एज इज़ 65 ईयर फॉर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट की एज है वो 65 ईयर्स है. हाउएवर द चेंज इन द एज ऑफ रिटायरमेंट कैन बी मेड बाय पार्लियामेंट थ्रू द फ्रेमिंग अ लॉ. लेकिन उनके जो एज के बारे में परिवर्तन किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा लॉ पारित करके. दे कैन नॉट कैरी द प्रैक्टिस ऑफ लॉ इन एनी इंडियन कोर्ट्स बट दे कैन प्रोवाइड देयर सर्विस इन कमिटीज अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट इनटू अनकॉमन सिचुएशन और इवेंट. अब रिटायरमेंट की जो उम्र है वो आप पार्लियामेंट तय कर सकती है, लेकिन दे कैन नॉट कैरी, इसके पश्चात वो किसी तरह किसी कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं. बट दे कैन प्रोवाइड, केवल वो अपनी सेवाएं कमिटी के रूप में, कोई इन्वेस्टिगेट वर्क के रूप में या सिचुएशन में सजेशन देने के लिए वर्क कर सकते हैं. अब एक बड़ा समस्या है, देयर इज़ अ ग्रैंड प्रॉब्लम कि एक कोर्ट के लिए 65 ईयर्स इज द लास्ट एज. इमेजिन कर लो कोई जज है और इज नॉट कैपेबल. अगर वो कैपेबल नहीं है, उस बिहेवियर इज नॉट गुड, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है,
या फिर और कोई कारण है जिसकी वजह से वो उसके लायक नहीं है, अपनी मनमानी कर रहा हो, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा एक प्रावधान दिया है कि नो पर्सन कैन बिकम पावरफुल, कोई व्यक्ति पावरफुल न बने, इसलिए देयर इज गिवन एक रोल ऐसा पार्लियामेंट को भी दिया है, सो वी कैन रिमूव द जज ऑफ, है ना, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जज को हम हटा सकते हैं। अगर यदि ये पावर न दिया होता, इम्पीचमेंट नहीं, जिसको हम इम्पीचमेंट मोशन बोलते हैं पार्लियामेंट का, दैट इज कॉल्ड द इम्पीचमेंट मोशन ऑफ पार्लियामेंट, महाभियोग, इसे हम महाभियोग शब्द बोल सकते हैं, इम्पीचमेंट मोशन ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। जो प्रक्रिया हटाने की, सुप्रीम कोर्ट की जज को हटाने की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम इम्पीचमेंट मोशन ऑफ पार्लियामेंट या इम्पीचमेंट बोलते हैं, महाभियोग शब्द बोला जाता है। अब क्यों हटाना पड़ता है? देखो, अगर वो सही काम चल रहा है, कर रहा है, एज अकॉर्डिंग गोइंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहा है, फिर उसका बिहेवियर इज गुड, इज कैपेबल, तो इन दैट कंडीशन नो नीड। बट इफ ही हैड मेनी कंप्लेंट्स, इफ ही हैज़ एनी काइंड ऑफ द कंप्लेन हियर, इज नॉट मिसबिहेविंग कर रहा है, ये कोई कारण है, तो इन दैट ऑल कंडीशन वी कैन रिमूव। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने एक भाग ऐसा रखा है कि नो वन कैन पावरफुल, कोई भी व्यक्ति अपने आप में पावरफुल नहीं हो सकता है कि अपनी मनमर्जी चलाए, है ना। इसलिए इम्पीचमेंट किया का एक वो प्रोसेस कर रखा है। और ये इम्पीचमेंट क्यों किया, देखो, इफ इनकेपेबल टू कैरी ऑन देयर ड्यूटीज बिफोर द टाइम रिटायरमेंट, दैट अंडर सच सर्कमस्टांसेस दे कैन रिजाइन विलिंगली फॉर देयर पोस्ट। पहली बात तो अगर वो कैपेबल नहीं है, कार्य करने में सक्षम नहीं है, तो वो अब पहली बात तो उसके लिए सामने रखा गया कि वो विलिंगली अपने 65 ईयर होने से पहले वो रिटायर्ड हो सकता है। टेंडरिंग रिटर्न रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, और उसे रिटर्न में देना होता है अपना रेजिग्नेशन। वो अपने आप को मान लें आई एम नॉट कैपेबल, या वो नहीं सक्षम है या नहीं करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में वो 65 ईयर तक की उम्र से पहले वो रेजिग्नेशन दे सकता है। बट जजेस कैन बी रिमूव फ्रॉम द पोस्ट एंड पावर इफ दे वर फाउंड बी गिल्टी ऑफ इनकैपेबिलिटी। लेकिन इनकैपेबिलिटी पाई गई, मिसकंडक्ट, अच्छा बुरा व्यवहार करता हो, इन इफिशियंसी, उसके अंदर ऐसी कोई इफिशियंसी नहीं, जज देने में उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। दिस रिमूवल इज अकॉर्डिंग विद द प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग हम उसे रिमूव कर सकते हैं। दिस रिमूवल इज अकॉर्डिंग टू प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैरीड थ्रू द इम्पीचमेंट मोशन इन पार्लियामेंट, है ना। तो पार्लियामेंट देखो, हमारी देखो पार्लियामेंट के एक महाभियोग इम्पीचमेंट प्रोसेस से उसे हटाया जा सकता है। ऐसा नहीं जाके बोल सकते हैं हम लोग सीधा कि नहीं हट जाओ, तुम कैपेबल नहीं हो, तुम ये नहीं हो, ये नहीं है, यही तो कोई भी व्यक्ति जा कर के बोल सकता है। तो ऐसा प्रोसेस नहीं है, इस प्रोसेस के अंदर पूरा एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब इस प्रोसेस को कैसे किया जाए, है ना। देखो, एक आपको बात बताना चाहूँगा कि हमारे जिस तरीके से आपने देखा था, एक हिरण्यकश्यप की कहानी आप बार बार सुनते हैं, गुरुकुल के इस प्रांगण में भी आपने सुनी होगी, या जनरली आपने इस कहानी को सुन रखा होगा कि हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, वो किसी भी तरीके से उसकी मृत्यु नहीं, वो अमर हो जाए। उसके लिए बहुत बड़ा प्रयास किया था उसने, है ना। भगवान को, ब्रह्मा जी को ठगने का बहुत बड़ा प्रयास किया था कि किसी भी तरीके से वो ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान ले ले कि वो जीवन पर्यंत अमर हो जाए। लेकिन भगवान ने भी इस तरह की लीला रची
कि कहीं न कहीं एक पाक कमज़ोर रखा। अगर और जैसे ही जिसे उसे वरदान मिला तो उसने अपने इस वरदान का दुरुपयोग करना शुरू किया, और जब वरदान का दुरुपयोग करना शुरू किया तो भगवान नरसिंह रूप में अवतार लेकर के उसे, जिसने जैसे मांग किया था वो न रात दिन में मरेगा, न सुबह मरेगा, न शाम को मरेगा, न अस्त्र से न शस्त्र से, है ना, उसने बहुत बड़ा प्रयास किया था, भगवान को छलने का प्रयास किया था। लेकिन भगवान ने एक कमी इसमें ऐसी रख दी, और जिसकी वजह से वो न भगवान नर स्वरूप में आए, न जानवर में आए, बीच के प्राणी के रूप में आए, नरसिंह के रूप में, सुबह में न शाम को उसने गोधूली वेला में उसका ऊपर न नीचे, अंदर न बाहर, घर के बीचों बीच में। तो इस तरह अपने पावर का दुरुपयोग न करे, क्योंकि मानव प्रकृति होती है, कई बार कई जजमेंट गलत दे देती है, बहुत बड़ा न्याय का हिस्सा है, इसलिए यहाँ इम्पीचमेंट प्रोसेस रखा है। अब हम ये इम्पीचमेंट प्रोसेस होता क्या है, एज वी नो इन अवर कंट्री देयर आर 2 हाउसेस। पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेस हैं, आपको ध्यान में है, हमने पहले भी पढ़ रखा है, राज्यसभा एंड लोकसभा। अब द प्रोसीजर फॉर इट्स इज द फॉलो, एवरी हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज सबमिट द मेमोरेंडम लीविंग मेजॉरिटी सपोर्ट ऑफ प्रेसिडेंट टू टोटल नंबर ऑफ मेंबर एट लीस्ट 2/3 नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन द respective session. Based on the preparation by order president, the judge can be removed from his post. The parliament monitors the presentation memorandum regarding to misbehavior to the judge and conduct the investigate as well, conducting proof for the same. The concerned judge is given the opportunity to present the narration in the self defense in the parliament. अब यहाँ प्रश्न होता है कि पार्लियामेंट के अंदर किस तरीके से, तो देखिए, एवरी हाउस हैज सबमिट, दोनों हाउस के अंदर, राज्यसभा एंड लोकसभा, लोअर हाउस एंड अपर हाउस के अंदर, इस बात को प्रेसिडेंट के रखेगा, टोटल नंबर एटलीस्ट 2/3 होने चाहिए, नंबर ऑफ प्रेजेंट इन द रेस्पेक्टिव सेशन में होने चाहिए, और 2/3 मेजोरिटी मस्ट इन फेवर टू अपोज, है ना, प्रेसिडेंट के अपोज, सॉरी चीफ जज के अपोज में होने चाहिए 2/3 मेंबर्स। अब ये 2/3 मेंबर, देखो इसमें याद रहे कि जज को अपनी सुरक्षा के लिए, अपने को सेफ्टी होने के लिए ज़रूरत है, वो अपने अपील कर सकता है। एनी ऑफ हाउस, किसी भी एक हाउस में पहले, और अगर वह 2/3 मेजॉरिटी पास कर लेती है उसको हटाने के लिए, तो दूसरे हाउस में जा सकते हैं, दूसरे हाउस के अंदर यहाँ अपील कर सकता है। देखो सेम प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट का भी सेम प्रोसेस था। अगर यहाँ 2/3 मेजॉरिटी यदि उसके अपोज में जाती है तो ही हैज़ टू रिज़ाइन, उसे रिज़ाइन देना पड़ता है। और आपके लिए क्वेश्चन है, मान लो किसी एक हाउस में 2/3 ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में वह रुक सकता है, उसे देना नहीं पड़ता है, तो वो सेल्फ डिफेंस कर सकता है। मान लो किसी पार्लियामेंट के एक हाउस के अंदर वो हार जाता है, मतलब 2/3 मेजॉरिटी इज नॉट फेवर ऑफ, मतलब चीफ जस्टिस के फेवर में ना हो, उसके अपोज में हो, तो इन दैट कंडीशन ही कैन अपील इन द सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत वो सेकंड पार्लियामेंट के दूसरे हाउस के अंदर वो जा सकता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेटर और टू सीक्रेसी एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन टू द जज हु अपॉइंट द सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करने वाले प्रेसिडेंट ही उसको ओथ दिलाता है। और बिफोर टेकिंग चार्ज ऑफ दिस पोस्ट जज आर रिक्वायर्ड टू टेक द ओथ इन ओरल एज वेल एज इन साइन टू प्लीज।
तो इस तरीके से देखिए कैसे इसको हटा सकते हैं। ये पार्लियामेंट के अंदर जो एक मोशंस है, ये मोशंस चलाया जाता है और ये विच कंडीशन, पहली बात ऐसा ही नहीं होता है, या तो उसका मिसकंडक्ट है या इनकेपेबल है ना, उसका जो व्यवहार सही नहीं है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ऐसी जस्ट इन दैट ऑल कंडीशन ही कैन बी रिमूव, ऐसी परिस्थिति में उसको हटा सकते हैं। अब नाउ नेक्स्ट में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, द पावर ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ज्यूरिडिक्शंस कैसा है, कितना है, क्या है, तो देखो देयर आर मोस्टली थ्री पावर्स आर गिवन टू द इन दिस ज्यूरिडिक्शंस। तो पहला है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, सेकंड एपेलाइट और थर्ड वन जो है वो है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। तो देखिए ओरिजिनल वर्क क्या है ना, दो तरीके के वर्क हैं, मोस्टली आप ध्यान से सुनना। एक तो उसका अपना ओरिजिनल वर्क किसका सॉल्यूशन करेगा, तो देखो यहाँ हाई कोर्ट मतलब स्टेट बिटवीन स्टेट्स के बीच में कोई प्रॉब्लम है, स्टेट बिटवीन नेशनल गवर्नमेंट के बीच में प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन करना उसका मुख्य कार्य है। फिर दूसरा वर्क आएगा अपील। मान लो कोई व्यक्ति हाई कोर्ट्स के डिसीजन से सेटिस्फाइड ना है तो वो सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है, तो उसकी बात का उसका भी जजमेंट कराना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की बात करें, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पॉजेस मोर पावर एज हिज ज्यूरिडिक्शन इन द कंपैरिजन एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के कई कंट्री के कंपैरिजन में हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा पावर है। द ज्यूरिडिक्शन कुड बी डिवाइड इन ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, एपेलाइट ज्यूरिडिक्शन एंड एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के बारे में। तो देखो व्हेन कोर्ट हैज़ पावर टू डायरेक्ट गिव जजमेंट, इस कोर्ट का डायरेक्ट जजमेंट देने का अधिकार है। आफ्टर हियरिंग द केस सच पावर इज नोन एज ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। देखो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब सीधा सुप्रीम कोर्ट उसको सुनती है और उसके बाद उसका जज देती है। तो when court has power to directly give judgment, सीधा जजमेंट देने का अधिकार है, तो हियरिंग ए केस सच पावर इज नॉन एज ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, है ना, उसे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन बोलते हैं। एक तो क्या किसी और का दिया हुआ न्याय और उसके ऊपर बात करना होता है, वो अपील किया जाता है, अपील की श्रेणी में आता है, लेकिन सीधा उसी का जजमेंट वही देता है, किसी और के द्वारा पास नहीं होता है। अब यहाँ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन एंड सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग दिस केस, इस केस से रिलेटेड न्याय देने का अधिकार है, विच नो अदर कोर्ट्स हैज़, जो दूसरे किसी कोर्ट को नहीं है। इस मामलों में, जिन मामलों में केवल मात्र सुप्रीम कोर्ट को ही अधिकार होते हैं, दूसरे किसी कोर्ट को नहीं होते हैं। अंडर द ज्यूरिडिक्शन फॉलोइंग शुड बी, अब कौन कौन से होते हैं, तो देखिए इट हैज़ पावर टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन एंड मोर स्टेट। सबसे पहला पावर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट के बीच में, एक स्टेट से दो स्टेट के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उसका न्याय दिलाने का जो वर्क है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो वापस से ध्यान रखना, इट हैज़ द पावर टू सेटल डिस्प्यूट, किस किस के बीच में डिस्प्यूट हो, बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो याद रखना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, एक से अधिक स्टेट। इट हैज़ द पावर टू रिजॉल्विंग डिफरेंस ओपिनियन, अगर डिफरेंस ओपिनियन आते हैं, फाइट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, कोई ऐसा है, एंड अदर साइड वन एंड मोर स्टेट। एक और क्या होता है कि यूनियन गवर्नमेंट होती है, उसके साथ में स्टेट्स होते हैं, एक से ज़्यादा स्टेट, इसके अतिरिक्त यहाँ दो तीन स्टेट, एक स्टेट दो स्टेट, कितने भी हो, इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो तो उसका भी जो जजमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट करती है। इट हैज़ कंप्लीट पावर टू गिव जजमेंट रिगार्डिंग फाइट एंड क्वारल्स बिटवीन स्टेट एंड स्टेट। अगर अब स्टेट, ये तो क्या हो गया, यूनियन गवर्नमेंट की बात हुई, इसके साथ कुछ स्टेट हो सकता है दूसरे स्टेट के बीच में, फिर स्टेट और स्टेट का झगड़ा हो, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट एंड स्टेट,
एक स्टेट से दूसरे स्टेट का, एक से अधिक स्टेट, दो स्टेट से दो स्टेट, तीन स्टेट से दो स्टेट, जो भी मतलब स्टेट का स्टेट के बीच में फाइट्स हो तब भी सुप्रीम कोर्ट उसके लिए जजमेंट देती है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ राइट टू गिव जजमेंट कंसर्निंग एनी सेट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूटिवली। यूनियन गवर्नमेंट की कोई ऐसे प्रॉब्लम्स है या वर्क नहीं कर रही है तो उसके ऊपर भी जजमेंट देने का पावर है। इट हैज़ द पावर टू प्रोटेक्ट द प्रिजर्व ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन इन पावर। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ हमारे राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए भी अधिकार है, तो ये सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जजमेंट करती है ना। जो यहाँ हैबिस, ठीक है, इन पावर टू द इशू, मतलब अपने जो राइट्स होते हैं उन राइट्स को बचाने के लिए। इट इज़ नॉट जुरिडिक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट टू बी डिस्प्यूट द जुरिडिक्शन रिवर वाटर बिटवीन स्टेट एंड स्टेट। देखो कई बार हमारे रिवर वाटर की प्रॉब्लम्स होती है, स्टेट एंड स्टेट, स्टेट ऑफ स्टेट्स, सेपरेट वाटर ट्रिब्यूनल गिव्स जजमेंट देती है एंड जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल, इट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी वेयर। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ जजमेंट अंतिम होता है, उसे किसी भी लोअर कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट का होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ जजमेंट अंतिम जजमेंट होगा, है ना। इट इज द फाइनल, कैन नॉट बी चैलेंज एनीवेयर। दे हैव टू बी रेस्पेक्टेड बाय ऑल, सबको इसे रेस्पेक्ट करना है, मतलब अंतिम केवल उसको रिवाइव किया जा सकता है इन केस कोई प्रॉब्लम हो, ऐसी कोई गुंजाइश हो, बाकी इट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी अदर कोर्ट, क्योंकि ये इज अवर एपेक्स कोर्ट, ये हमारी एपेक्स कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया की। तो राइट द नोट्स, जो भी हमने टॉपिक पढ़ाए हैं उन टॉपिक्स के ऊपर आप नोट्स लिख करके तैयार करेंगे। जय श्री स्वामीनारायण।